हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HR स्टडी सेंटर। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं, अगर आपने कक्षा 10 देखिए क्लास 10th में साइंस आपको पता है कि 27 फरवरी को हमारा साइंस का पेपर है। अगर आपने साइंस में कुछ नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को स्किप मत करें और इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साइंस में आपके 95+ आ सकते हैं। जो भी इस वीडियो में मैं बताऊँगा, जो भी प्रश्न बताऊँगा, उनको आपको तैयार करना है। 2 दिन है आपके पास और 2 दिन में बहुत कुछ हो सकता है अगर आप चाहें तो 2 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर कुछ नहीं पढ़ा है साइंस में तो इस वीडियो को पूरा देखें। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हो, देखिए आपको पता है कि 27 फरवरी को आपका साइंस का पेपर है। थोड़े साइंस के पेपर में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। जैसे साइंस, आपको पता है कि साइंस जो हमारी है वो 3 भागों में डिवाइड है, 3 भागों में बटी हुई है। जैसे पहला आपका है केमिस्ट्री और दूसरा है बायोलॉजी, ठीक है, और तीसरा है फिजिक्स। ये आपको पहले से ही ऑलरेडी पता है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स आपका पेपर जो बनेगा 70 नंबर का बनेगा और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल हो जाएंगे। कुल मिलाकर 100 नंबर होंगे आपके। तो 70 नंबर का पेपर होगा और 70 नंबर का पेपर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, कितने कितने नंबर में, ये केमिस्ट्री जो है कितने नंबर की आएगी, बायोलॉजी कितने नंबर की आएगी, फिजिक्स कितने नंबर की आएगी, ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए जो फिजिक्स है, फिजिक्स में लगभग आपके 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं और 5 चैप्टरों में से आपकी जो फिजिक्स है वो 20 नंबर की आएगी और इसी 20 नंबर में 7 MCQ आएंगे। अभी बाद में आपको बताऊंगा, ठीक। बायोलॉजी जो है आपकी 25 नंबर की आएगी और चैप्टर है 3 चैप्टर हैं और बायोलॉजी जो है पूरे जो है 25 नंबर की आएगी। इन 3 चैप्टरों से 25 नंबर का आएगा। तो ये 3 चैप्टर जो है बहुत ही जरूरी मतलब इनके जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो तो आपको तैयार होने ही चाहिए, ठीक। और जो फिजिक्स है वो भी आएगी 25 नंबर की। लगभग 4-5 चैप्टर हैं फिजिक्स में भी। तो 5 चैप्टर फिजिक्स के हैं, 3 चैप्टर बायोलॉजी के हैं और लगभग 5 चैप्टर केमिस्ट्री के हैं। देखिए 70 नंबर का जो आपका पेपर बनेगा, इस 70 नंबर के पेपर में क्या होगा कि 20 नंबर MCQ आएंगे। यानी कि 20 नंबर का जो पेपर बनेगा वो आपको बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, ठीक है। और ये बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के होंगे। आपको पता है कि आपको OMR सीट मिलेगी और उस पर आपको फिलअप करना है, ठीक है। अब ये 20 नंबर कहाँ से आएंगे, तो देखिए जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के 6 नंबर आएंगे, बहुविकल्पी 6 नंबर आएंगे। बायोलॉजी जो है इसके 7 नंबर आएंगे बहुविकल्पी, ठीक है। और फिजिक्स के भी 7। तो 7 दूनी 14 और 6 20 नंबर, यहाँ से 20 नंबर बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, ठीक है। और जो है बचा 50 नंबर, ये आपका आएगा वाक्यांश। नहीं, यानी कि 4-4 नंबर के क्वेश्चन, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 6-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये 50 नंबर का आएगा, ठीक है। अब चलिए हम बताते हैं कि आपको केमिस्ट्री में करना क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जो केमिस्ट्री है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और बायोलॉजी है, बायोलॉजी में आपके कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जो आने की संभावना है, ठीक है। फिजिक्स के कौन कौन से टॉपिक है जो आने की संभावना है। और फिजिक्स में 2-3 टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपको 6 नंबर दिलाते ही हैं, वो 100% आते ही आते हैं। अभी बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना और जो मैं बताऊं उसको फॉलो करते जरूर चलना। केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं। केमिस्ट्री कितने नंबर की आती है, 20 मार्क्स की आती है। और इनमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको पढ़ लेना चाहिए। देखिए आपके लिए हमने जो है पूरा सेट बनाया है,
पूरा सेट बनाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेट है। और इन सेट में जो भी टॉपिक हैं वो आज हम आपको बताएंगे, और जितने भी टॉपिक हैं उनको डिटेल से पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, आपको केमिस्ट्री में सबसे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में आना चाहिए। रासायनिक अभिक्रियाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं। ये तो सबसे पहले ये रासायनिक अभिक्रिया की डिफिनेशन ही पूछ लेता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। और ये रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती हैं, संयोजन, वियोजन, ठीक है, विस्थापन, द्विविस्थापन और ऊष्मा शोषी ऊष्मा, ऐसे लगभग 5 या 6 प्रकार की जो आपको पढ़नी पड़ती हैं, इंपॉर्टेंट। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये तैयार कर लेना है, और इनके जितने भी प्रकार होते हैं ये आपको तैयार कर लेना है। इनसे रिलेटेड आपको पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। और दूसरा टॉपिक जो है, दूसरा टॉपिक है संक्षारण एवं विकृत गंधिता। संक्षारण एवं विकृत गंधिता, तो दूसरा टॉपिक है संक्षारण एवं विकृत गंधिता, ठीक है। इसे आना चाहिए, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अगला टॉपिक है, मैं आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके पास 2 दिन है और 2 दिन में पढ़ना बहुत सा है, तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगा। जितने टॉपिक बताऊं उनको हजम करो, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक है, ये पहले चैप्टर से हो जाता है, इतना पहला चैप्टर से, ठीक है। अब देखिए अगला टॉपिक है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण की आधुनिक परिभाषा उदाहरण सहित, की आधुनिक परिभाषा उदाहरण सहित, ठीक है, उदाहरण सहित। तो अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, इनकी तीनों की डिफिनेशन आना चाहिए और उदाहरण भी आना चाहिए, और कौन सी आधुनिक परिभाषा आना चाहिए। ये नहीं कि अम्ल वे होते हैं जो खट्टे होते हैं और क्षार वे होते हैं जो कड़वे होते हैं, ऐसे नहीं। आधुनिक परिभाषा है, आपको पता है कि आपका जो अम्ल क्षार है इसका एक वैज्ञानिक ने एक सिद्धांत दिया था जिसे आर्हेनियस का आयनिक सिद्धांत बोलते हैं। उस सिद्धांत के अनुसार आपसे पूछेगा कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है, तो आपको बताना है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H धनायन देते हैं, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो OH ऋणायन देते हैं जल में घुलकर। तो अम्ल और क्षार की परिभाषा देनी है और उदाहरण देने हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। और लवण क्या हो जाता है कि जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण एवं जल बनता है, और इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जो टॉपिक है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा कि पीएच स्केल में मान लो किसी का पीएच मान पूछ दे, है ऐसे पूछ लेता है कि किसी पदार्थ का पीएच मान इतना है तो बताओ ये पदार्थ अम्लीय होगा क्षारीय होगा, इस प्रकार से पूछ लेता है, ठीक है। तो पीएच स्केल आपको आना चाहिए, क्या होती है पीएच स्केल, डिफिनीशन भी पूछ लेता है कभी कभार, तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगला टॉपिक है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, तो ये आना चाहिए। बेकिंग सोडा बनाने की विधि क्या होती है। बेकिंग सोडा को हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, ध्यान रखना, खाने का सोडा। तो प्रश्न आपसे ये भी पूछ ले कि खाने का सोडा बनाने की विधि बताओ, 2 उपयोग बताओ, ठीक है। रासायनिक गुण, भौतिक गुण, ये भी आपको आना चाहिए डिटेल से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊं तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कल तक ये सब प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप चाहते हैं तो आपका केवल एक ही काम है, वीडियो को शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगला टॉपिक है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, वेरी इंपॉर्टेंट।
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, ठीक, इसे पीओपी बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, ठीक है। पीओपी बनाने की विधि, उपयोग भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ठीक है। और देखिए ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि, ये जितनी भी विधियां हैं ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये तो 100% आती हैं। इनमें से एक नहीं तो एक आपको 100% मिलेगी, ठीक है। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ब्लीचिंग पाउडर और दावन सोडा बनाने की विधि दावन सोडा बनाने की विधि। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जितनी भी आपकी पेपर में प्रयोगशाला विधि होती है, यानी कि बनाने की विधियां होती हैं, ठीक है। बनाने की जितनी भी विधियां होती है वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो इनमें से 100% आएगा, 100% आएगा, ये आप लिख के लीजिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है कि अब देखिए सूचक के बारे में भी कभी कदार पूछ लेता है। इंडिकेटर, सूचक क्या होते हैं? सूचक वे होते हैं जिनसे ये पता लगाया जाता है कि कोई पदार्थ अम्लीय या क्षार है। कोई भी पदार्थ अम्ल होता है या क्षार होता है तो उससे ये पता लगाया जाता है कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। तो कैसे पता लगाया जाएगा? ये सूचक का काम होता है, इंडिकेटर का काम होता है। बहुत प्रकार के सूचक होते हैं, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगला ये टॉपिक हो गया। अगली बात करते हैं। देखिए अगला है आपको धातु तथा अधातु, धातु एवं अधातु के बारे में आना चाहिए। कभी कदार जो है अंतर पूछ लेता है कि धातु अधातु में कोई 4 अंतर बताइए। तो धातु अधातु के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि आपका चैप्टर नंबर 3 है धातु अधातु, ठीक है। उसी चैप्टर में आपसे 2-4 चीजें जैसे भर्जन पूछ लेता है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, भर्जन क्या है, ठीक। धातु अधातु में कोई 4 अंतर बताइए। और अयस्क के बारे में भी तुमसे पूछेगा। अयस्क से रिलेटेड जो है वो विकल्पी क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो अयस्क हो गया। अब देखिए ये चैप्टर नंबर 1 हो जाता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2, ये अम्ल वाला, और इतना 3। चैप्टर नंबर 3 से इतना रिलेटेड जो है चैप्टर नंबर 3 इतना इम्पोर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है? आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको आना चाहिए। और उसमें जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोष क्या थे, मेंडलीव की आवर्त सारणी से लाभ क्या है, हानि भी क्या थी। तो ये आना चाहिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम बताओ। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। मेंडलीव का आवर्त नियम। और एक इंपॉर्टेंट है आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम। ये 2 नंबर में पूछ लेता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम कम और काम ज़्यादा है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि वे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन एवं कार्बन ऑलवेज प्रेजेंट हो, हमेशा उपस्थित हो, वो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन आपने पढ़े होंगे 2 प्रकार के, एक संतृप्त
एक असंतृप्त। ठीक है, तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड जो है बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इनमें से बताइए कौन सा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और देखिए अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक है कि आपको आईपीएससी आना चाहिए। आईपीएससी से रिलेटेड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ लेता है, आईपीएससी 1-2 नंबर की जरूर पूछेगा, तो आईपीएससी आपको आना चाहिए। और सजातीय श्रेणी क्या होती है ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, और एथिल एल्कोहल और एसिटिक अम्ल, इन दोनों की बनाने की विधि राइटिंग थोड़ी गंदी है, यू विल हैव टू एडजस्ट। ठीक है, ओके। तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल, इन दोनों की बनाने की विधि, ये 6 नंबर में एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इन दोनों में से 6 नंबर में एक ना एक प्रश्न मिलेगा कि एथिल अल्कोहल बनाने की विधि बताइए या एसिटिक अम्ल बनाने की विधि। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है, इसे एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट है साबुनीकरण और मिसेल, और एक और आ जाता है अपमार्जक। तो इतना आपको आना चाहिए केमिस्ट्री में। ये केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको आना चाहिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। अब हम आपको बताते हैं आपको बायो के क्वेश्चन। बायो में देखिए जीव विज्ञान में आपके 3 चैप्टर हैं और आपका जो है 25 नंबर का पूछा जाएगा। तो 3 चैप्टर हैं और पहला चैप्टर तो बहुत बड़ा है, जैव प्रक्रम, और उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाएगा। ठीक है, तो पहले उसके जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो आपको बताएंगे। ठीक है, जो जैव प्रक्रम है उसमें सबसे पहला टॉपिक जो आपका बनता है पोषण, न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ये टॉपिक आपको आना चाहिए। पोषण के बारे में आना चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में आना चाहिए। ठीक है, दूसरा है मनुष्य में पाचन यानी कि डाइजेशन आपको आना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम पूछ लेता है कि पाचन तंत्र का वर्णन करो। पाचन तंत्र से रिलेटेड जो है 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे मनुष्य के मुंह में लार की क्या भूमिका होती है। ठीक है, तो मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम्स पाया जाते हैं, ऐसे 2-2 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये टॉपिक जो है आपको पूरा आना चाहिए। मनुष्य का पाचन तंत्र क्या है। ठीक है, ये ऐसे पूछेगा, 6 नंबर में पूछता है ये टॉपिक जो है, 6 नंबर में पूछता है, और इनसे रिलेटेड 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी बन जाते हैं, जैसे आपको मैंने बताया। ठीक, अगला टॉपिक है श्वसन भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और हार्ट के बारे में, मानव के हृदय का आंतरिक संरचना का वर्णन करो। तो संरचना का वर्णन पूछ लेता है। हृदय के बारे में आपको आना चाहिए। देखिए, एक सेट में जो है पिछली साल आया था 2022 में, तो उस सेट में तो नहीं आएगा, जैसे वो सेट फर्रुखाबाद का था, तो फर्रुखाबाद के सेट में आने की संभावना नहीं है, फिर भी आपको आना चाहिए। ठीक है, पता नहीं क्या करे बोर्ड। अगला देखें ब्लड के बारे में आना चाहिए कि रुधिर क्या होती है, रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, रुधिर कणिकाएं आरबीसी, ठीक, डब्ल्यूबीसी, ये ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रुधिर। और अगला प्रकाश संश्लेषण, वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, ये क्रिया पूछ लेता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली टॉपिक है ये प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसको तो आपको पढ़ के जाना ही है। और अगला है बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन आना चाहिए। और आपका जो है एक और टॉपिक रह जाता है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, ये भी आपको आना चाहिए।
उत्सर्जन तंत्र होता है क्या? उत्सर्जन क्या होता है? पहली चीज तो ये है, उत्सर्जन क्या होते हैं कि देखिए मनुष्य में जो भी शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, दैट मीन्स खराब पदार्थ, मनुष्य के शरीर में खराब पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और वे अंग जो खराब पदार्थ निकालने में सहायता करते हैं वो कहलाते हैं तंत्र, दैट मीन्स उत्सर्जन तंत्र, ये हो जाता है। तो ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें किडनी के बारे में आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो किडनी इंपॉर्टेंट होती है सबसे ज़्यादा, उत्सर्जी अंग है जो किडनी है फेफड़ा है, बहुत से त्वचा है। तो ये 4-5 जो अंग हैं जो शरीर से खराब पदार्थ निकालने की प्रक्रिया करते हैं उनके बारे में आना चाहिए। उत्सर्जन तंत्र 6 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है 6 नंबर में, इनसे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन 6 नंबर में आपको मिलेगा जरूर, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखते हैं, ये तो जो है चैप्टर नंबर 1 से इतना तो आपको आना चाहिए। अब चैप्टर नंबर 2 चालू हो जाता है जनन। जनन में सबसे पहले जो है आपको जननी आना चाहिए। जनन क्या होता है कि अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। और जनन आपको पता है कि 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन, लैंगिक, और एक अलैंगिक जनन, ठीक। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनमें अंतर पूछ लेता है, अंतर आपको याद होना चाहिए, ठीक है, कि इसमें नर एवं मादा दोनों होते हैं, इसमें केवल एक होता है, ठीक है। ऐसे करके जो है आपका लैंगिक और अलैंगिक जनन हो जाता है। आगे का जो टॉपिक है इसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है परागण। परागण क्या है कि पुष्प में जो होता है, पुष्प के परागकोश में क्या होते हैं? परागकण, और उन्हीं परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंच जाने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। और यह परागण 2 प्रकार का होता है, ये दोनों प्रकार आपको आना चाहिए, स्वपरागण एवं परपरागण, परपरागण, ठीक। तो ये दोनों आना चाहिए। इन दोनों में क्या है? अंतर आपको आना चाहिए। कभी कदार इनसे लाभ हानि भी पूछ लेता है, तो ये भी दोनों आने चाहिए कि स्वपरागण क्या है, परपरागण क्या है, अंतर पूछ लेता है। और क्या होता है, इन दोनों में लाभ हानियां भी पूछ लेता है, तो आना चाहिए। यू विल हैव टू कम दिस, ओके। और आगे जो टॉपिक है आपका वो कायिक जनन। कायिक जनन, कायिक जनन का दूसरा नाम होता है कायिक प्रवर्धन, ठीक है, प्रवर्धन, ये भी ध्यान रखना। तो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन ये भी जो पौधों में होता है, ठीक है। तो ये जनन जो है पौधों में होता है। कायिक जनन क्या होता है, तो इससे रिलेटेड जो भी एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इससे रिलेटेड, ठीक है। अगला आ जाता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है, ठीक है। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है अभी आपको बताएंगे आगे। तो अब देखिए आगे इसमें जीवाश्म में पढ़ लेना है, ठीक है। ये जीवाश्म इस चैप्टर का नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या पढ़ लेना है? नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ये तो मिलना है। नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आ जाते हैं अब लास्ट टॉपिक है इसका है कि जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि और इसी में पूछ लेता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पे तुम डबल जो है स्टार लगाओ, 100% मिलेगा और 6 नंबर में मिलेगा। जनसंख्या वृद्धि क्या है? भारत में बढ़ती जनसंख्या को रोकने का, नियंत्रित करने का उपाय बताइए। और ये इनके कारण क्या है कि इतनी जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है। और जो परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन का मतलब होता है कि फैमिली प्लानिंग,
परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखने को हम परिवार नियोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, परिवार नियोजन क्या है और मतलब इसको रोकने के जो मतलब नियंत्रण करने के उपाय होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इनकी जो दो विधियां हैं, दो विधियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विधियां पूछ लेता है। तो विधियां बता देना है कि परिवार नियोजन की दो स्थायी विधि बताओ, तो विधियां बता देना है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में पूछा जाएगा आपसे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मिलेगा ज़रूर, तो इसलिए इसको तैयार रखना। आगे का जो टॉपिक है वो लास्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर आपका 2 कटा है, जिसका नाम था नियंत्रण एवं समन्वय। अब लास्ट वाला जो टॉपिक है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, तो आनुवांशिकता जो है, आनुवांशिकता सबसे पहली चीज, तो आनुवांशिकता के बारे में आना चाहिए आपको कि आनुवांशिकता क्या है, आनुवांशिकी क्या है, फिर वंशागति, ये सब रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ये आना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको जो है कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड शब्दावली होती है वो आने चाहिए, जैसे कि प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं, ये आपको आना चाहिए कि प्रभावी लक्षण वे होते हैं जो संतान में दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण वे होते हैं जो दिखाई नहीं देते, छिपे होते हैं। ठीक, और इसमें जीन क्या होता है, जीन, जीन क्या है बेटा जी, जीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और बहुत से इसमें जो शब्द यूज होते हैं युग्म विकल्पी, जिसे एलिलोमार्फ कहते हैं, एलील क्या होता है, तो एज रिलेटेड जो वर्ड है वो आपसे पूछ लेते हैं। और जैसे कि संकर क्या होता है तथा संकरण, तो संकरण क्या है, और संकरण क्रिया से उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है उसी को संकर संतान कहते हैं। ठीक है, तो ये संकरण और संकर आना चाहिए। फिर इसमें एक संकरण होता है, दो संकरण होता है, ये आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेंडल के जो नियम दिए गए 3, मेंडल के 3 नियम दे। पहला नियम था प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा था पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम। और तीसरा नियम था स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों नियम, इन तीनों नियम से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा जरूर। ठीक है, 25 नंबर की बायो आती है, तो 25 नंबर के लिए आपको इनको पढ़ना जरूरी है कि प्रभाविता का नियम क्या होता है, पृथक्करण का नियम क्या होता है, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम होता है। अगर स्वतंत्र अपव्यवन का नियम पूछा गया तो ये 6 नंबर से कम का नहीं पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये कठिन है, सबसे कठिन जो नियम है उसका यही है। ठीक है, और लास्ट चीज़ है बायो की कि जैव विकास के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और जैव विकास में 1-2 टॉपिक और आ जाते हैं, जैसे डार्नीवाद है, और क्या है, लैमार्कवाद है। तो लैमार्कवाद ये भी आपको आना चाहिए। ठीक, इतनी है आपकी बायो। अब जो है फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिजिक्स के बारे में। ठीक, तो फिजिक्स में जो इतने टॉपिक हैं ये टॉपिक आपको आना चाहिए। मैंने इस बार लिख लिया है क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और हम भी आपको जल्दी से बता दें। देखिए, पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन आपको आना चाहिए। परावर्तन के नियम क्या है कि जब किसी चिकने तल से प्रकाश आता है और उससे टकराता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। 2 नियम होते हैं, दोनों नियम आपको आना चाहिए। दूसरा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन भी आना चाहिए कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपने मूल मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
ठीक, अगला टॉपिक है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में आना चाहिए, इसके जो उपयोग होते हैं वो आपको आना चाहिए, और इनसे जो रिलेटेड जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इमेज का निर्माण होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, उनके बारे में आना चाहिए। ठीक है, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती हैं निर्माण में, और उत्तल में 2 होती हैं। ये आपको आना चाहिए कि वस्तु कहाँ पर रखी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कैसा वस्तु से छोटा होगा, बड़ा होगा, सीधा होगा, आभासी, तो ये चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चन भी पूछ लेता है। और लेंस, अवतल लेंस उत्तल लेंस के बारे में आना चाहिए कि बीच में पतला मोटा ये लेंस जो होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। इनसे रिलेटेड जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो भी। ठीक, और जो है फिजिक्स है तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल तो लगाना ही है, जितने भी इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल होते हैं वो आपको आना चाहिए, थोड़े बहुत तो आना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं आता है आपको। अब देखिए मानव नेत्र, मानव नेत्र में अब जो चैप्टर आपका चालू हो जाता है मानव नेत्र, इसकी संरचना क्या होती है वो भी पूछ लेता है। मानव नेत्र की संरचना होती है और उसकी जो पूरी संरचना है उसके बारे में भी बताइए, मानव नेत्र के बारे में। ठीक है, अगला है समंजन क्षमता क्या होती है। समंजन क्षमता के बारे में पूछ ले, 2 नंबर से रिलेटेड होती है कि समंजन क्षमता की परिभाषा बताइए। ठीक, दृष्टि दोष, दृष्टि दोष क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, वो दोष हो जाता है निकट दृष्टि दोष। अब परिभाषा भी बना सकते हो, आप परिभाषा ऐसे बना सकते हो कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है कि निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो ऐसे दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और ठीक इसका थोड़ा सा उल्टा है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि का मतलब दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी बट निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो इनके निवारण भी पूछ लेता है कि इनका सुधार कौन सा हो जाए, अवतल लेंस प्रयोग करना चाहिए, उत्तल लेंस प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है, ऐसी बीमारी होती है किसी भी व्यक्ति को हो जाए तो उसको ना तो पास का दिखाई देगा, ना तो उसको पास का दिखाई देगा, ना तो दूर का, यानी कि उसको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों दोष होंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए उस भाई साहब को अपने चश्मे में दोनों लेंस प्रयोग करना चाहिए। तो इसका निवारण जो होता है वो द्विफॉक्सी लेंस द्वारा किया जाता है। द्विफॉक्सी लेंस, एक पार उत्तल होगा, एक पार सॉरी ऊपर और नीचे अवतल उत्तल होगा। ठीक है, तो ये दोष आना चाहिए, इनकी डिफिनीशन आना चाहिए। वैसे तो मैंने आपको बता दी, ऐसा ही बनाना है कि निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी और दूर की नहीं। इसमें दूर की दिखाई देगी, निकट की नहीं, इसमें दोनों नहीं दिखाई देंगी। अपने हिसाब से परिभाषा बना लेना। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन ये क्या होता है और बड़े विक्षेपण क्या होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, ठीक है, बड़े विक्षेपण क्या होता है। एक टॉपिक और है प्रिज्म। प्रिज्म, प्रिज्म में अपवर्तन की प्रक्रिया बताओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में आएगा। ठीक है, आ सकता है। आप देखिए विद्युत धारा क्या होती है, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि आवेश की बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, ये और ओम का नियम, ओम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, और ओम का नियम जो होता है वो उसका सत्यापन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है आपको सत्यापन भी आना चाहिए। सत्यापन कैसे करेंगे, इसका सूत्र का फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। तो ये प्रतिरोधों का संयोजन है। आपके प्रतिरोध जो होते हैं 2 होते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आपको एक तो 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, और उस 6 नंबर का क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको पता है कि श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn तक, जितने भी R हो। ठीक इसी प्रकार इसका भी होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे करके। तो इनके सूत्र का निगमन कीजिए, ये सूत्र का कैसे आए हैं इनको स्थापित कीजिए। इनसे रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन लॉन्ग आपको पेपर में मिलेगा, तो ये आपको तैयार रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, और इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो आपको आना चाहिए, और न्यूमेरिकल आपको ज़्यादातर परिपथ वाले आना चाहिए।
परिपथ वाला जो न्यूमेरिकल है वेरी इंपॉर्टेंट है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो परिपथ होते हैं, परिपथ में श्रेणी क्रम जुड़ा होता है, समांतर क्रम जुड़ा होता है, उनसे रिलेटेड जो परिपथ वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, उनके आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अब देखिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, ये आपको आना चाहिए, और इन दोनों में से 100% आएगा। ये तो 100% लिख लीजिए, बोर्ड में हमेशा 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 ये इन दोनों में से अथवा में से कोई एक क्वेश्चन रखेगा, चाहे वो विद्युत मोटर रखे चाहे विद्युत जनित्र रखे, और 6 नंबर का आएगा, उसमें संरचना कार्य सिद्धांत सब बताना होगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आपने तैयार कर लिया तो आप ये समझ जाइए कि 70 में से 6 नंबर तो मेरे आएंगे। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, यानी कि इसे बोलते हैं एसी, इसे बोलते हैं डीसी, यानी कि डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट और एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट। जो हमारे घर में बिजली चलती है वो अल्टरनेटिव करंट है, और जो बैटरियों में प्रयोग की जाती है वो डीसी करंट है। ठीक है, और लास्ट में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आना चाहिए, और जो भी है न्यूमेरिकल के बारे में आना चाहिए। इतना आपने अगर साइंस में पढ़ लिया तो मैं गारंटी लेता हूँ 95+ की। जो 27 फरवरी का पेपर है, 27 फरवरी में आप फोड़ोगे पेपर को पूरा, अगर ये टॉपिक अगर आते हैं, ये इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ही मेहनत करके मैं आपके लिए ये जो है टॉपिक ढूंढ के लाया हूँ, तो इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक तो करना बनता है। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।